दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, जिसमें कि जिम कॉर्बेट की हंटिंग स्टोरीज का रिव्यू किया गया है। हमारी अगली स्टोरी होगी कांडा मैन ईटर, जो कि 1933 की सच्ची कहानी है। पीटर बर्न बताते हैं कि अगर किसी को कांडा जाना है तो उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सामने से ही जाना होगा। रामनगर होके जाना होगा, जो कि आजकल एक अच्छा खासा बड़ा शहर बन चुका है। रामनगर तक आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं। उसके बाद ड्राइव करके जब आप कांडा पहुंचेंगे तो आपको मालूम चलेगा एक गांव है जहां पर बहुत सारे सीढ़ीदार खेत हैं, जिसमें कभी किसी जमाने में, यानी कि जिम कॉर्बेट के जमाने में खेती होती थी। अब वो खेत बंजर पड़े हैं, कहीं कुछ पुराने मकानों के खंडहर पड़े हैं, खेतों में झाड़ियां उगी हैं, यानी जो पहले खेत थे आज वो जानवर का घर है। लेकिन इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कांडा मैन ईटर जिम कॉर्बेट ने मारा था वो कांडा में नहीं मारा था। कांडा से थोड़ी दूरी पर एक गांव था तरिया, वहां मारा था। कांडा गांव और तरिया गांव दोनों एक पहाड़ के रिज पर स्थित है, और दोनों गांवों के बीच का जो फासला है वो है 3 मील का। अब भले ही कांडा गांव अपने पुराने हाल में नहीं है, लेकिन जो कांडा का डाक बंगला है वो है, जिसमें रुकने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये जो कांडा का डाक बंगलो है, यही वो जगह है जहां जिम कॉर्बेट ने अपनी टीम के साथ आश्रय लिया था कांडा मैन ईटर को मारने के लिए। और यही वो जगह है जहां मैंने, यानी कि पीटर बर्न ने अपना स्टे किया था इस रिसर्च को करने के लिए। कांडा गांव के आसपास साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और घनी झाड़ियां हैं। कई सारे रवीन्स हैं जहां पर घनी घनी झाड़ियां हैं, और ये वही रवीन्स हैं जिसमें शरण ली थी कांडा मैन ईटर ने। जब कॉर्बेट इस इलाके में आए तो उनके लिए बहुत मुश्किल था उस जानवर को ढूंढना, यानी कि मैन ईटर को। उसने जो पहली वारदात की थी उसके बाद 15 दिन तक कॉर्बेट को कोई सुराग नहीं लगा। कॉर्बेट को एक दिन शाम को कुछ लोगों की पार्टी जो कि तरिया से आए थे, उन्होंने खबर दी कि उन्होंने देखा है कांडा मैन ईटर को। कॉर्बेट फौरन निकल पड़े। कॉर्बेट गांव पहुंचे और कॉर्बेट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गांव के लोग घरों के अंदर ही रह रहे थे। अब कॉर्बेट ने अपना पुराना सर्च का मेथड, यानी लोगों से पूछताछ कि टाइगर कहां देखा, उसके बाद टाइगर के पैरों के आने के निशान, फिर जाने के निशान, आसपास के इलाके को सर्किल करना, जिससे वो पता लगाते थे कि कहां से टाइगर आया, कहां गया और कहां पर वो अभी है। अब कॉर्बेट पूरे दिन ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं चल पाया कि टाइगर कहां पर है। तो वो लौट गए कांडा डाक बंगलो में। अगले दिन सुबह फिर कॉर्बेट निकल पड़े कांडा मैन ईटर को ढूंढने के लिए। आज उनको कुछ सुराग मिल गया। गांव वालों से कॉर्बेट ने बोला कि अगले दिन सुबह वो फिर लौटेंगे, और वो लौट गए कांडा डाक बंगलो। अब तीसरे दिन जब कॉर्बेट आए तो उन्हें बताया गया कि रात को टाइगर ने एक भैंस मार दी है, और भैंस की लाश जहां पड़ी थी, गांव वालों ने वो जगह उन्हें दिखाई। ये क्लियर हो गया कि भैंस को टाइगर ने ही मारा है। मारने के बाद टाइगर ने भैंस को एक रिज की तरफ खींचा था। अब कॉर्बेट रवीन में चट्टान के ऊपर चढ़ गए और रिज पर देखने लगे कि कितना गहरा जंगल है। कॉर्बेट का प्लान था कि उस रवाइन को यूज करके रिज पर जाएंगे। कॉर्बेट के जमाने में उस रवीन का मुंह काफी सकरा था, आज भी वैसा ही है। वहां बहुत सारे पत्थर और बोल्डर पड़े थे। उन पत्थरों और बोल्डरों का सहारा लिया जिम कॉर्बेट ने उस किल के पास तक पहुंचने के लिए, जिसे मारा था कांडा मैन ईटर ने। अब कॉर्बेट ने रिवर बेड पे चल के शिकार तक जाने का जो फैसला किया वो एक नेचुरल तरीका था। हालांकि पीटर बर्न का मानना है कि एक दो रास्ते और भी थे जहां से बिना आवाज किए शिकार तक जाया जा सकता था। अब 3/4 हिस्सा उस रवीन से क्रॉस करने के बाद कॉर्बेट को वो भैंस दिख गई जिसे कि टाइगर ने मारा था। कॉर्बेट समझ गए टाइगर भी आसपास ही होगा, तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। कॉर्बेट, जिनकी आंखें बहुत तेज थीं, उन्हें उम्मीद थी
कि टाइगर थोड़ी ही देर में अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अपनी एक झलक कॉर्बेट को दिखला देगा। और कॉर्बेट को लग रहा था कि टाइगर कॉर्बेट को अपनी झलक दिखलाए ना दिखलाए, किसी पक्षी या जानवर को तो दिखला ही देगा। और जब वो अलार्म कॉल करेगा, कॉर्बेट समझ जाएंगे कि क्या करना है, कब करना है। अब काफी समय बीत गया था और जिम कॉर्बेट को अचानक से फीलिंग आने लगी कि टाइगर उनके बहुत नजदीक है। यानी कि टाइगर को मालूम चल चुका है कि जिम कॉर्बेट यहां पर हैं और टाइगर इस वक्त जिम कॉर्बेट को ही देख रहा है। और यह बात क्लियर हो गई जब कॉर्बेट रवीन से वहां पर आ रहे थे तो टाइगर ने उनको देख लिया था। एक झाड़ी में छुप के टाइगर उन पर बराबर निगाह रखे हुए था। अब टाइगर अनईजी हो रहा था, बेचैन हो रहा था कि आखिर जिम कॉर्बेट यहां पर क्यों है। बेचैनी के बाद टाइगर अचानक से झाड़ी से निकल के भाग खड़ा हुआ। अब जैसे ही टाइगर निकला, तेजी के साथ भाग रहा था, जिम कॉर्बेट ने निशाना लिया और गोली चला दी। इस तरह भागते हुए टाइगर पर निशाना लेना और गोली चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो भी तब जब जिम कॉर्बेट ने निशाना लिया था एक बहुत ही हैवी राइफल DB.450, ऐसी राइफल जो कि सटीक निशाना लगाने के लिए बनी है। भागते हुए जानवर पर निशाना लगाने के लिए यह राइफल नहीं है। कॉर्बेट का निशाना टाइगर पर सटीक नहीं लगा। राइफल की गोली ने टाइगर की एल्बो को हिट किया, उसके बाद एक चट्टान को हिट किया, उसके बाद फिर टाइगर के जबड़े को हिट किया। जब जबड़े को हिट किया तो टाइगर को बहुत तेज दर्द हुआ और उसने जोर की दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ कि जिससे लग रहा हो कि टाइगर बस आ ही रहा है जिम कॉर्बेट की तरफ। लेकिन अब वो दहाड़ समाप्त हो गई। इससे जिम कॉर्बेट को आइडिया लग गया था कि टाइगर पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया है, जहां पर अब उसे गोली नहीं मारी जा सकती। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट वापस उस जगह पे गए जहां पर शिकार पड़ा हुआ था और ये देख के उनको खुशी हुई कि टाइगर वापस आया था और उसने शिकार खाया था। अब कॉर्बेट को लगा कि ये बड़ी बिल्ली वापस आएगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहां पर मचान बनाना ठीक है। लेकिन उस जगह पर कोई सूटेबल पेड़ नहीं था जिस पर मचान बनाया जा सकता। अगर कॉर्बेट अपने यंग दिनों में होते तो शायद जमीन पर ही बैठकर टाइगर का इंतजार करते। लेकिन अब कॉर्बेट उम्र दराज हो चुके थे, समझदार भी हो चुके थे, एक्सपीरियंस भी थे। ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करते। तो उन्होंने डिसाइड किया जमीन पर नहीं बैठूंगा। रवीन के ऊपर जाके उन्होंने देखा कि एक पेड़ थोड़ा झुका हुआ है और वो जमीन से करीब 8 फीट ऊपर है। अभी कॉर्बेट उस पेड़ को देख ही रहे थे, तभी उन्हें वैली में से टाइगर की आवाज सुनाई दी। ये वही वैली थी जहां पर कल जिम कॉर्बेट जायजा ले रहे थे। तो जिम कॉर्बेट के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आवाज के थ्रू टाइगर को बुलाया जाए। अब यहां पर पीटर बर्न बोलते हैं कि टाइगर की आवाज निकालना सेम टू सेम बहुत ही मेहनत का काम है। इस काम में बरसों लगते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर की आवाज निकालने के एक्सपर्ट थे और पीटर का मानना है कि जरूर कॉर्बेट को इस काम के एक्सपर्टाइज में बरसों लगे होंगे। पीटर बोलते हैं बरसों की मेहनत के बाद अब जाके वो वक्त आया है कि जब वो टाइगर की आवाज निकाल पाते हैं। और टाइगर की आवाज निकाल कर टाइगर को बुला लेने के कारनामे उन्होंने उतनी बार ही किए हैं जितनी बार उनके एक हाथ की उंगलियां गिनी जा सकती हैं। कॉर्बेट ने ऐसा बहुत बार किया है। ठाक मैन ईटर के टाइम पर उन्होंने उस आवाज से ही टाइगर को बुला लिया था और 20 फीट की दूरी से गोली मार दी थी। पीटर बोलते हैं जब जब उन्होंने टाइगर को बुलाया तो उनका उद्देश्य टाइगर को मारना नहीं था, उसकी फोटोग्राफी करनी थी, फोटोशूट करना था। और जब जब टाइगर आया, पीटर ने सक्सेसफुली फोटोशूट किया। लेकिन पीटर बोलते हैं कि बहुत आसान नहीं था, क्योंकि यह फोटोशूट जमीन पर रह के करना था और इसे बहुत ही खतरनाक खेल कहा जा सकता है। अब यहां पे पीटर बोलते हैं कि जिस कॉल से टाइगर या टाइगरेस को बुलाया जाता है वो मेटिंग कॉल होती है और जिसको कि
अपोजिट सेक्स की आवाज निकालने पर सामने वाला जानवर, टाइगर या टाइग्रेस, रिस्पॉन्ड करता है। अगर मेल की आवाज निकाली जाए तो अगर सामने फीमेल होती है तो वो मेटिंग कॉल समझ के रिस्पॉन्ड करती है, और अगर सामने मेल होता है तो वो उसे चैलेंजिंग कॉल समझ के रिस्पॉन्ड करता है। यानी मेल की आवाज निकालना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये आवाज निकालना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर मेल की आवाज निकाली जाए और फीमेल उसको रिस्पॉन्ड करते हुए आती है और जब उसे मालूम चलता है कि वहां पर मेल नहीं है तो वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सेम केस होता है जब मेल आवाज को रिस्पॉन्ड करते हुए आ रहा होता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, गुस्से में होता है, और जब उसे मालूम चलता है कॉल करने वाला टाइगर नहीं था, एक निहत्था आदमी था जिसके हाथ में राइफल नहीं कैमरा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि जब टाइगर की आवाज निकालनी होती है तो जमीन से निकालनी होती है। अगर आप पेड़ पर बैठ के आवाज निकालोगे तो टाइगर नहीं आता है। उसका रीजन पीटर को समझ में नहीं आता था, लेकिन एक दिन उनको जवाब मिल गया। उसका रीजन है कि टाइगर को मालूम होता है कि टाइगर पेड़ पर नहीं चढ़ते, और टाइगर के सुनने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो ना केवल दिशा का अनुमान लगा लेता है बल्कि एलिवेशन यानी ऊंचाई का भी अंदाजा लगा लेता है, और उसे मालूम चल जाता है कि ये कोई सिरफिरा टाइगर नहीं है जो पेड़ पर चढ़ के मीटिंग कॉल या चैलेंजिंग कॉल कर रहा है। ये एक चालाक आदमी है। और जब ये डिस्कवरी कर ली पीटर बर्न ने तो उन्हें समझ में आ गया कि टाइगर को बुलाना है तो जमीन से ही बुलाना है। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि उनकी जो बुक है शिकारी साहब, उसके जो फ्रंट कवर में टाइगर की फोटो लगी है, ये वही टाइगर है जिससे उनके कुक मंगल को खा लिया था, जिसके बारे में उन्होंने एक अलग से बुक लिखी है। इस टाइगर की फोटो मोशन सेंसर कैमरा के द्वारा ली गई थी। अब उस दिन कॉर्बेट काफी देर तक टाइगर की आवाज निकालते रहे, लेकिन टाइगर नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था एक दिन पहले ही उसकी कोहनी में DB.450 की गोली मारी गई थी, और न सिर्फ मारी गई थी, रिवाइंड लेके चट्टान से फिर जबड़े पर दोबारा मारी थी। यानी जोर का झटका जोर से ही लगा। तो वो आवाज तो दे रहा था, कॉलिंग को रिस्पॉन्ड तो कर रहा था, आ नहीं रहा था। तो कॉर्बेट टरिया गांव में चले गए, जहां उनके सर्वेंट्स ने उनके लिए खाना बनाया था। खाना खा के कॉर्बेट वापस रवीन पर आ गए। उनको एक सूटेबल पेड़ मिल गया जिस पर कि बैठा जा सकता था। अब पीटर बोलते हैं कि कॉर्बेट ने जो पेड़ चुना बैठने के लिए, वो मैन ईटर के मामले में बिल्कुल सूटेबल नहीं था, क्योंकि जमीन से सिर्फ 8 फीट की हाइट पर था। टाइगर 12 से 14 फीट जंप कर सकता है, 8 फीट तो वो खड़ा ही हो जाता है। तो पीटर बोलते हैं कई बार जो कॉर्बेट ने किया वो बहुत ज्यादा दुस्साहस था। क्या उन्हें डर नहीं लगता था कि मैन ईटर उन्हें खा जाएगा? यह भी तो हो सकता था कि मैन ईटर कुछ दूरी तक उन्हें खींच के ले जाता जब तक वो जिंदा होते। लेकिन उन्होंने जो एक्ट किए उसमें उनकी किस्मत का भी बहुत योगदान था, या फिर कह सकते हैं कॉर्बेट की पॉजिटिव थिंकिंग थी। अब कॉर्बेट ने जो 8 फीट का पेड़ चुना था उसके नीचे ही रवीन था, और रवीन काफी गहराई तक चला गया था, करीब करीब 30 फीट। कॉर्बेट को उम्मीद थी कि जो टाइगर आएगा वो रवीन की तरफ से आएगा, यानी कि ढाल की तरफ से, और जब वो उतनी ऊंचाई चढ़ेगा उतनी देर में जिम कॉर्बेट को मौका मिल जाएगा गोली मारने का। लेकिन अगर वो उल्टी दिशा से आ जाए तो कॉर्बेट के लिए सिंगल ब्रांच वाले पेड़ पर बैठ के पलटना बहुत ही मुश्किल होता। अगर वो रवीन की तरफ से भी आता तो इमीडिएट पोजीशन लेना एक मुश्किल काम होता। लेकिन जो कॉर्बेट ने 8 फीट का पेड़ चुना था, अगर टाइगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता तो अपने रेजर की तरह नुकीले नाखूनों से कॉर्बेट को नोच सकता था। और शायद यही थॉट कॉर्बेट के दिमाग में आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन साउथ फेसिंग कर ली, नॉर्थ की जगह, और इसी बात ने उनकी जिंदगी बचा दी। और जैसे ही कॉर्बेट पेड़ के ऊपर चढ़े, एक लंगूर मंकी कॉल करने लगा। कॉर्बेट को लगा कि उस लंगूर ने कॉर्बेट को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया है, या उसे लग रहा है कि जिम कॉर्बेट लेपर्ड है और वो गलती से कॉल कर रहा है। लेकिन वो कॉर्बेट के लिए कॉल नहीं कर रहा था,
वो टाइगर के लिए ही कॉल कर रहा था। अब रात का अंधेरा हो गया था। कॉर्बेट टाइगर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी, या उन कदमों से जो पत्थर लुढ़कते हैं वो सुनाई देने लगा। कॉर्बेट ने राइफल पर अपनी ग्रिप तेज कर दी, मजबूती से राइफल को पकड़ लिया, इंतजार करने लगे, सुनने लगे कदमों की आहट को। ये वो वक्त था जब जिम कॉर्बेट बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। टाइगर उल्टी दिशा से आ गया था, रवीन की तरफ से। इनको लग रहा था साउथ की तरफ से आएगा, और वो जान चुका था कि जिम कॉर्बेट पेड़ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि इस बात का एहसास उसने करा दिया था अपनी ग्राउल साउंड से, जो कि वो बार बार कर रहा था। अब कॉर्बेट को सारा घटनाक्रम याद आ गया कि लंगूर मंकी वैली की तरफ से कॉल कर रहा था। कॉर्बेट समझ गए कि वो टाइगर के लिए कॉल कर रहा था, और टाइगर था जो कि कॉर्बेट को पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहा था। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और अपनी ग्राउल साउंड से बता दिया कि आ रहा हूं तुम्हारे पास। जनरली शिकारी पेड़ पर इतनी ऊंचाई पर बैठते हैं कि टाइगर की निगाह वहां पर नहीं जाती अगर वो कोई मूवमेंट ना करे तो। लेकिन कांडा मैन ईटर के केस में उसने जिम कॉर्बेट को चढ़ते हुए देख लिया था, तो उसका पूरा ध्यान जिम कॉर्बेट की तरफ ही था। अगर कांडा मैन ईटर की बात को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई भी टाइगर अगर किसी आदमी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है तो उस इलाके को छोड़ देता है। लेकिन ये कांडा मैन ईटर था, इसको लग रहा था उसका डिनर पेड़ पर टंगा है। ये बात कॉर्बेट को भी डरा रही थी। उनके मन में कल्पना जरूर रही होगी कि एक मैन ईटर टाइगर उनके पैरों से 5-6 फीट नीचे टहल रहा हो। कॉर्बेट के मन में यह ख्याल जरूर आया होगा एक हवाई फायर कर दे ताकि टाइगर डर जाए, लेकिन उसके बाद वो टाइगर उस इलाके को छोड़ देता और उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती उसे ट्रेस करने के लिए। तो फायर करने का आइडिया कॉर्बेट ने छोड़ दिया। कॉर्बेट ने अपनी राइफल को नीचे प्लेस कर दिया, बाएं हाथ के नीचे से उसका सेफ्टी कैच हटा दिया, ट्रिगर पर उंगली रख दी। अब टाइगर आया, उसने सोचा पहले भैंस को ही खा लेता हूं, और वो भैंस की तरफ चला गया। कॉर्बेट पेड़ पर सोने के माहिर थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि नीचे टाइगर है, वरना तो वो सो जाते। सुबह जैसा उन्होंने अपने आदमियों को बोला था कि पहली किरण के साथ कुई की साउंड करना और चाय लेके आना, उनके आदमी आ गए थे। जब उनके आदमी आ रहे थे तो उन्होंने टाइगर को ऊपर जाते हुए देखा। अब कॉर्बेट को उनका टारगेट भागता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी हैवी राइफल से निशाना लिया और गोली चला दी। जब गोली चलाई तो टाइगर बहुत जोर से दहाड़ा। अब यहां पे पीटर बोलते हैं कि जब आपकी तरफ कोई टाइगर चार्ज कर रहा हो तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो बंदूक छोड़ के भाग खड़े हों, यह कंडीशन बहुत घातक होती है। दूसरी ये कि आप लगातार दनादन शॉट मारना शुरू कर दें, जितनी भी गोलियां हैं खत्म कर दे। यह भी बहुत घातक होता है अगर उसे गोली ना लगे तो। और तीसरा तरीका होता है कि आप अपने घुटनों पर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर बैठे हैं, निशाना लगा लें और तब तक गोली ना चलाएं जब तक टाइगर आपके इतने नजदीक ना आ जाए कि निशाना चूके ही ना। ऐसी कंडीशन में जब आप टाइगर पर गोली चलाते हैं तो टाइगर करीब करीब आपसे 10 फीट की दूरी पर होता है। इसके लिए स्टील की नर्व चाहिए, कूल हेड। बस ऐसी कंडीशन में आपकी किस्मत धोखा नहीं देना चाहिए कि मालूम चला बंदूक ने मिस फायर कर दिया। अगर बंदूक चल गई तो पक्का आप अपने कैंप में बॉनफायर करते वक्त अपने दोस्तों को किस्सा सुना रहे होंगे कैसे टाइगर आपकी तरफ आया था। और अगर बंदूक ने मिस फायर कर दिया तब कोई दूसरा आपका किस्सा सुना रहा होगा कि कैसे टाइगर आपको खा गया। लेकिन जिम कॉर्बेट ने इंतजार किया, वही इंतजार जो उन्होंने मुक्तेश्वर मैन ईटर के लिए किया था। जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर की जोरदार की जो दहाड़ थी उसको भी इग्नोर कर दिया और अपना संयम बनाए रखा। कॉर्बेट ने वो सारे ख्याल इग्नोर कर दिए कि अगर वो टाइगर उन तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा। पीटर का कहना है कि उनका गैस है कि कॉर्बेट ने जब टाइगर पर पहली गोली चलाई तो टाइगर 15 फीट दूर रहा होगा, क्योंकि कॉर्बेट ने लिखा है कि उन्होंने दोबारा भी गोली चलाई। इसका मतलब डिस्टेंस
इतना ही था। अब ऐसी कंडीशन में जब टाइगर सामने से चार्ज कर रहा हो तो जिम कॉर्बेट का निशाना पक्का टाइगर की चेस्ट ही रही होगी और उनकी हैवी राइफल इतने पास से जब चली होगी तो आर पार निकल गई होगी गोली। और जब इतने फोर्स के साथ टाइगर आया तो उनके पेड़ से ही टकरा गया और उसका सारा खून जिम कॉर्बेट के ऊपर। और पेड़ से टकराने के बाद टाइगर नीचे रवीन में चला गया। अब नीचे रवीन में टाइगर करीब 30 फीट नीचे गिर गया था। जिम कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरे, अपने पैरों की मसाज कराई क्योंकि उसमें सर्कुलेशन बंद हो गया था। और जब नीचे जाके देखा तो टाइगर खून के पूल में मरा हुआ पड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई कांडा मैन ईटर की कहानी। हमारी अगली कहानी होगी चुका मैन ईटर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।